नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात हरियाणा के गुरुग्राम की है। तारीख थी 12 जुलाई 2026, एकदम हालिया। थाना था सेक्टर 56। सेक्टर 56 पर किसी ने फ़ोन करके थाने पर प्रभारी निरीक्षक को बताया कि मेरी बेटी सेक्टर 56 के क्लाउड 9 के नाम से चलने वाले एक पीजी में काम करती, एक पीजी में रहती थी। और वो एक एआई कंपनी में काम करती थी। लेकिन कल दोपहर बाद से उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है। रिंग जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। लड़की का नाम ईशाका बताया गया और कंपनी थी उसकी ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस सेक्टर 59। खैर, सूचना गंभीर थी, लिहाजा थाने से एक मोबाइल को, जिसमें पुलिस वाले रहते हैं, थाना मोबाइल जिसे कहते हैं, उसको फ़ौरन दिए गए पते पर भेजा गया। वहाँ पर वो क्लाउड 9 के का जो पीजी था, वहाँ पर नाम पूछकर, जो वहाँ पर रिसेप्शन होता है उसमें रजिस्टर में नाम अंकित होता है, पुलिस उस रूम में पहुंची जिसमें इशाका रहती थी। बाहर से सामान्य दिख रहा था सब। दरवाजे को खटखटाया गया, धक्का देकर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन ये इंश्योर हो गया कि कमरा अंदर से ही बंद है। फिर पुलिस ने उसे कोशिश की, तिकड़म जैसे होता है ना, पुलिस अपने अपने तरीके से उसको खोलने की कोशिश की। तो उसे पता लगा कि इसमें वो ऑटोमेटिक लॉक जो होता है, यानी कोई भी भीतर से बंद करे या बाहर से बंद करे, वो लॉक हो जाता है और चाबी से ही खुलता है। चाबी उसकी जो डुप्लीकेट थी वो पीजी के जो मालिक थे या रिसेप्शन पे थे उनके पास थी नहीं। खैर, पुलिस ने उसको भी किसी डुप्लीकेट चाबी से खोला। पुलिस भीतर गई, कमरे का रंग ढंग देखकर हैरान रह गई। उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसका खून रिस कर पूरे फर्श में बह चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये एक दिन से ज़्यादा समय की पुरानी लाश है, क्योंकि फर्श पर जो खून था, गर्मी का दिन भी है, तो वो खून सूख गया था। वो उसका जो लिक्विड नेचर होता है ब्लड। खैर, पुलिस ने उस फ़ोन नंबर पर जिससे उनको ये सूचना दी गई थी कि मेरी बेटी ईशाका वहाँ रूम पर किराए पर रहती है, उनको ये सूचना दे दी गई कि आप लोग फ़ौरन आ जाइए, क्योंकि उस लड़की की लाश इस कमरे में पड़ी है। पुलिस ने अपनी प्राइमा फेसी, और लाश को देखने से लग रहा था कि उस पर चाकुओं से वार किया गया है। मौके पर वो चाकू भी बरामद हो गया जिससे उसकी हत्या की गई होगी। खैर, पुलिस की पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ आई। फॉरेंसिक टीम ने अपने फॉरेंसिक सैंपल्स इकट्ठा किए। ब्लड सैंपल्स होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, फुटप्रिंट होते हैं। ये सारे सैंपल्स इकट्ठा किए गए और फिर उनके विश्लेषण के लिए थाने लाश को पंचायतनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब तक थाने पूरी फोर्स पहुंचती तब तक ये पता लगा कि उन्हीं के थाना क्षेत्र में एक लड़के की लाश, जो दो भागों में कटी हुई थी, रेलवे की पटरी पर पाई गई। यानी मरने से पहले वो व्यक्ति पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पर लेट गया, संभवतः औंधे मुंह लेटा, और बीच में शरीर के बीच के भाग से, पेट के हिस्से से वो ट्रेन उस पर से गुजर गई। सिर का भाग दोनों पटरियों के बीच में और पैर का भाग रेलवे ट्रैक के बाहर की तरफ पड़ा मिला। पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उसके पर्स में रखे हुए जो उसका पता था या उसका जो एड्रेस था, उस पर खबर की गई कि ये व्यक्ति इस तरह से ट्रैक पर मिला है। और तब तक उसके परिजन भी उस थाने पर आ गए थे उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए। और उन्होंने ये बताया कि ये लड़का भी उसी कंपनी में काम करता है, ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस सेक्टर 59 में।
इस बीच में उसी थाने में वो लड़की जिसकी हत्या हुई थी, उसके पेरेंट्स ने भी बताया कि वो इसी में। फ़ौरन पुलिस ने दोनों को जोड़ने की कोशिश की कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है, दोनों एक ही जगह काम करते थे और फिर दोनों की लाश अलग अलग जगह मिली है। एक लाश से ये साबित होता है कि उसकी हत्या हुई है और दूसरे से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि उसने आत्महत्या की है। दोनों के परिवार दोनों अलग अलग थानों पर पहुंच गए। मृतक युवक की पहचान हुई 25 वर्षीय श्रेष्ठ मलिक, वो रहने वाला छत्तीसगढ़ का था, और लड़की की पहचान हुई ईशाका की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शेख शराय की रहने वाली थी। 3 दिन पहले ही ये युवती इस युवक के कमरे में शिफ्ट हुई थी। किराए का कमरा था और वो युवक के साथ, पहले वो जहाँ रहती थी वो उसने छोड़ के उस पीजी का हिसाब किताब करके, और उसके बाद इस लड़के के साथ लिव इन में रहने के लिए आई थी। यानी लिव इन की उनकी एज सिर्फ 3 दिन की थी, केवल 3 दिन से ही वो लिव इन में रह रही थी। खैर, गुरुग्राम में पहुँचे उस इंजीनियर के पिता ने बताया कि श्रेष्ठ ने कल अपने भाई को फ़ोन किया था और उसने बताया था कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई है, लेकिन वो लड़की कौन है इसके बारे में उनके बेटे ने कुछ नहीं बताया था, जो जिसका नाम श्रेष्ठ मलिक था। खैर, फिर पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो सिलसिलेवार क्या हुआ होगा, कयास ही लगाना था, तो क्या हुआ होगा इसके बारे में पुलिस ने सिलसिलेवार कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। युवक छत्तीसगढ़ का, युवती यूपी की रहने वाली। सेक्टर 56 थाना पुलिस के मुताबिक रविवार 12 जुलाई को उसके पास कॉल आई कि सेक्टर 55 में किराए पर रहने वाली युवती इशाका कॉल रिसीव नहीं कर रही है। ये कॉल उसके उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहने वाले परिवार के किसी सदस्य ने किया था। मामला युवती से जुड़ा था। पुलिस पहुंच गई सेक्टर 55 में, जहां उसके रहने की बात हुई थी। वहां पर वो मृत पाई गई, उसकी हत्या होना पाया गया। खून से लथपथ उसका शरीर मिला था, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई थी, ऐसा पुलिस को अनुमान लग गया। पुलिस के मुताबिक फर्श पर खून ही खून था। शव 1 दिन पुराना लग रहा था और इसी दौरान वहाँ पर लोगों से ये पता लगा कि युवती के कमरे में उसके साथ श्रेष्ठ मलिक निवासी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ था, मगर वो गायब है। जब सबसे पहले जब लड़की की लाश मिली थी तो पुलिस को शक हुआ कि ये उसके साथ रहता था और उसका पता नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है उसी ने हत्या की और फिर उसके बाद फरार हो गया। लेकिन बाद में युवक का शव जब ट्रैक पर मिला तो पुलिस ने उसके बारे में मालूम किया तो पता लगा कि उसका शव 11 जुलाई को गुरुग्राम के रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला था, ट्रेन से कटकर, और 11 जुलाई को वो पड़ा हुआ मिल गया था। पुलिस ने उसका पंचनामा कर दिया था, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, और 12 जुलाई को लड़की के घर वालों ने थाने पर फ़ोन करके लड़की के फ़ोन न उठाने की शिकायत करके पता लगाया तो उसके कमरे में ही उसकी लाश मिल गई। जीआरपी उस आत्महत्या वाले प्रकरण की में कार्रवाई कर रही थी। उसके पास मोबाइल भी मिल गया था। मोबाइल से उनके घर वालों को खबर की गई। थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि युवक के शव का पोस्टमार्टम करा के उसके परिवार को सौंप दिया गया है। उधर गुरुग्राम में पहुंचे मृतक श्रेष्ठ मलिक के पिता दीपक मलिक ने बताया कि उसके बेटे ने किसी लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वे तो ये भी नहीं जानते हैं कि ये लड़की कौन है। हालांकि कल यानी 11 जुलाई को श्रेष्ठ ने अपने भाई को कॉल करके ये बताया था कि उसे एक लड़की जान से मारने की धमकी देकर गई है, और ये कौन लड़की है इसके बारे में उसने भाई को कुछ भी नहीं बताया। एक चीज़ और ऐड की उन्होंने पुलिस को कि मैं अपने बेटे को जानता हूँ कि हमारा बेटा यहाँ नौकरी करने आया था, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता।
जैसे माँ बाप अपने बच्चे के बारे में यह गारंटी लेते हैं कि साहब उसने ज़िंदगी में कभी मक्खी भी नहीं मारी, वो किसी की हत्या क्यों करेगा या कैसे करेगा, ये अविश्वसनीय है। हमें इस बात पर या पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। सेक्टर 56 थाना के जो एसएचओ हैं मनोज कुमार, उन्होंने बताया कि पुलिस को शुरुआती जानकारी मिल गई है कि युवक श्रेष्ठ मलिक और युवती इशाका एक ही कंपनी ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस सेक्टर 59 में जॉब करते थे। युवती 3 दिन पहले ही सेक्टर 57 से अपना रूम खाली करके श्रेष्ठ के सेक्टर 55 स्थित क्लाउड 9 नाम के पीजी में उसके रूम में शिफ्ट हुई थी। युवती के परिजनों को सूचना भिजवा दी गई थी। युवक के परिवार वालों से इन दोनों के संबंध में जानकारी भी की गई, लेकिन कोई खास ऐसी जानकारी नहीं मिली जिनसे हत्या के कारणों पर प्रकाश डाला जा सके। दोनों की कॉल डिटेल और घटनाक्रम के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे घटनाक्रम का पता लग सके। आज की घटना देखिए, 3 ही दिन दोनों के साथ रहते हुए हुआ था और 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की ज़िंदगी खत्म हो गई। कारण चाहे जो रहे हों, तरीका चाहे जो रहा हो, लेकिन दोनों की ज़िंदगी खत्म हो गई। क्या हुआ होगा दोनों के बीच, ये बताने वाले दोनों दुनिया में अब नहीं हैं कि वो ये बताएं कि हाँ भाई ये हुआ, मुझे ये पता लगा, उस दिन ये बात हो गई, इनको गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया, जो किस्से कहानी बताए जाते हैं, ये बताने वाला दोनों का दोनों इस दुनिया से, दोनों के दोनों इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। पुलिस भी कयास ही लगा रही है। परिस्थितियां जितनी बनी हैं उनको कड़ियों से जोड़कर ये कयास लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा। लड़की की हत्या लड़के ने ही की, ये तो लगभग साबित है। चाकू बरामद हो गया, चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट पुलिस के अनुसार प्राइमा फेसी लड़के के ही हैं। लड़के के ही फिंगरप्रिंट उसमें पाए गए। इससे ये साबित होता है कि लड़के ने ही चाकू का इस्तेमाल किया और शरीर पर उसी चाकू के निशान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से आए थे। लेकिन लड़के ने आत्महत्या की, उसने हत्या की और फिर आत्महत्या की, तो वजह भी समझ में आती है कि वो जिसके सबसे नज़दीक था, जो उसका प्यार था, जो उसकी मोहब्बत थी, जो उसकी पसंद थी, उसको मारने के बाद आत्मग्लानि का होना अवश्यंभावी है और शायद इसी आत्मग्लानि में उसने ये आत्महत्या की होगी। लेकिन ये बात समझ से परे है कि 3 दिन के लिव इन में ऐसा क्या हुआ कि दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। किसी तीसरे की प्रेजेंस की गुंजाइश फिलहाल जितनी विवेचना हुई है या जितनी सूचना सब जगह प्रकाशित हुई है, प्रसारित हुई है, किसी तीसरे के होने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी पुलिस विवेचना कर रही है और हमें उसकी विवेचना पर भरोसा किया जाना चाहिए। अगर यही दोनों हैं इस पूरी घटना में, तो कुछ धोखा, कुछ विश्वासघात या कुछ अविश्वास ही कारण रहा होगा। इसके अलावा दूसरा कारण प्राइमा फेसी समझ में नहीं आता है। खैर, चाकू बरामद हो गया, मैंने बताया। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, ये सब इंटैक्ट हैं। लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज, इन सब की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। 3 दिन रहना और हत्या, आत्महत्या जैसी घटना सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए। ये असामान्य घटना है, इसलिए गहराई से विवेचना होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर इस तरह की घटनाओं के बारे में लोगों ने लिखा भी है, शायरों ने भी लिखा है, कवियों ने भी लिखा है, और मैं ऐसे शेर शायरों के और ऐसी कविताएं उद्धृत करता हूं और आप भी कयास लगाइए, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि क्या हुआ होगा ये बताने वाले दोनों दुनिया में नहीं रहे हैं। हम आप कयास ही लगा सकते हैं, लिहाजा आप भी कयास लगाइए, हम भी कयास लगाएंगे। अहमद फराज साहब कहते हैं कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, इस पर आप विचार करें। फैज़ अहमद फैज़ भी इसी सिलसिले में कहते हैं
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कुछ हुआ वो मोहब्बत में ही हुआ, और भी बहुत दुख हैं ज़माने में इस मोहब्बत के सिवा। और हिंदी में एक अनाम कवि ने बड़ी अच्छी रचना लिखी है। कहा है कि कुछ दिन का साथ था मगर अंजाम सदियों का गम दे गया। एक ने मोहब्बत का खून किया, दूसरा अपने फैसले से ही मिट गया। मैंने कवि को ढूंढने की कोशिश की, ये पता नहीं लगा, लेकिन इस घटना पर सबसे सटीक हिंदी की दो लाइनें यही हैं। और इसी से मेरे मन में भी एक ये भाव उत्पन्न हुआ कि इस घटना पर मैं भी कुछ सोचूं या लिखूं। लिहाजा ये दो लाइनें मैंने भी लिखी कि मोहब्बत अगर जान लेने लगे तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो जुनून बन जाती है, और जुनून अक्सर दो जिंदगियां निगल जाती है। इनमें से कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप भी कयास लगाइए, हमें मैसेज करिए। हम भी अपने कयास से जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।